हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अपने पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने आपको ये बताया था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर की वो टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करती है, उसको होने नहीं देती है। होता क्यों है ये, इसको देख लेते हैं। जैसा हमने अपने लेक्चर के सबसे शुरू में पढ़ा था कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर आयंस होते हैं जो स्टेशनरी रहते हैं और स्टेशनरी आयंस के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये आयंस काफ़ी क्लोजली पैक रहते हैं क्योंकि सॉलिड्स में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक रहते हैं। उनके पास केवल इतना स्पेस होता है कि वो बस वाइब्रेट कर सकें अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर, और उनके इस बहुत थोड़े इंटर एटॉमिक स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी गैस के मॉलिक्यूल मोशन करते रहते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया था हम इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं, राइट। तो अब अगर ये किसी कंडक्टर का मैग्नीफाइड व्यू है, यहाँ पर मैंने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इस तरफ जाने लगेंगे, इन इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इनके अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक। तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्रीली मूव करते चले आए इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट फ्रीली मूव हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है एक्सेलरेट होता है बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसी भी एटम से किसी भी दूसरे आयन से टकरा के रुक जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, टकरा के रुक जाएगा, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और फिर इधर एक्सेलरेट होगा, फिर आगे किसी से टकरा के रुक जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर इधर एक्सेलरेट होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हुए क्या होते हैं, टकराते हैं, फिर रुकते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, फिर जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर रुकते हैं, फिर डायरेक्शन चेंज करते हैं, फिर आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में हर्डल प्रोवाइड कराते हैं, उनको रोकते हैं, उनको उनकी मूवमेंट को अपोज करते हैं, ठीक। और इसी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कुछ मास होता है और वेलोसिटी भी है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और किसी आयन को जब ये हिट करता है तो काइनेटिक एनर्जी उस आयन में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो आयन और तेज़ी से वाइब्रेट होने लगता है। तो जैसे ही इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा ये सभी आयन तेज़ी से वाइब्रेट होने लगेंगे और इनके वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। तो वो जो वाइब्रेशन है उन वाइब्रेशन की वजह से, उन इंक्रीज्ड वाइब्रेशन की वजह से ये जो कंडक्टर है ये हीट अप होता चला जाता है। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिली थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो फिर आयंस में ट्रांसफ़र हुई और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है। इसी फिनोमेना को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एक्चुअली रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर की जो इंटर
मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है, और ये किसी भी कंडक्टर का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ को और देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, देख लेते हैं। रेजिस्टेंस में को अगर मैं देखना चाहूँ तो अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊँ, कॉमन सेंस लगा के मुझे ये पता चला कि अगर ये जो हमारा कंडक्टर है इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझते होंगे आप, अगर ये कंडक्टर है, छोटा जो मार्कर है इसको एक कंडक्टर की तरह आप इमेजिन करो और इसको मैं ऐसे कट कर दूं बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो उस कट करने के बाद जो ये सरफेस होगा सामने वाला, इस सरफेस का जो एरिया आएगा ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर ये कंडक्टर कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं तो ये जो एरिया है, दिस एरिया एक्चुअली अ वे और ए पैसेज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए उतना ही वाइड पैसेज होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकेंगे। इसलिए हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, कि जहाँ पर ए रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ए हमारा क्या है? ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया। राइट। फर्दरमोर अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी जाए, तो अगर कंडक्टर की लेंथ बढ़ गई तो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, यहाँ पे टकराया किसी आयन से, फिर यहाँ पे टकराया, 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 तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ आयन्स विद इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। वो नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो लेंथ के साथ अगर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते जाते हैं तो इसी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे मैंने यहाँ आपको कॉमन सेंस के थ्रू समझाए हैं, एक्चुअली कॉमन सेंस से कुछ ज़्यादा हमें फिजिक्स में पता चलता नहीं है, तो एवरीथिंग वी हैव टू नो इन फिजिक्स मस्ट बी बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो एक्चुअली ये दोनों रिलेशनशिप भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चले हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक कॉमन सेंस की हेल्प से समझा रहा हूँ सो दैट आप इनको याद रख सकें। इसका मतलब ये नहीं कि इनको कॉमन सेंस ही हमने ऐसे बोल दिया है, क्योंकि कॉमन सेंस में कई बार जो हमें दिखाई देता है वो होता नहीं है। तो फिजिक्स में हमेशा याद रखना एवरीथिंग मस्ट हैव सम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। राइट। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कंबाइंड करके। कैसे? कि जो R है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रजिस्टर और कंडक्टर। यहाँ पर सेम पहले की तरह इक्वालिटी लगाऊंगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट रो की मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और ये L अपॉन A। ये जो रो है ये रो होता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्यों है इसको समझ लेते हैं। ये जो रो है सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले किन्हीं दो अलग अलग कंडक्टर में जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टिविटी हर एक मेटल का या हर एक कंडक्टर का अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेंथ या एरिया चेंज होने के से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। समझ आ गया? करेक्ट। अब ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। ठीक है।
यस। तो ये जो रेजिस्टिविटी है, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए हम कुछ चीज़ एज्यूम करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस है, लेट अस से R इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन कंडक्टर जिसकी लेंथ है 1 मीटर और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो जो रो है, रो की वैल्यू इस केस में R के बराबर आ जाती है। तो यहीं से हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्रिएट करते हैं और वो डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर और ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल which have 1 meter length and 1 meter cross sectional area। तो अगर किसी मटेरियल से बने ऐसे कंडक्टर जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस मैं फाइंड कर लूँ, उसका रेजिस्टेंस का मेजरमेंट में लूँ, तो वो ऐसा यूनिट में उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का भी डेफिनेशन होता है। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द resistance of a conductor of 1 meter in length, 1 meter long and 1 meter square cross sectional area made up of that material। किसी मटेरियल के ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो कि 1 मीटर लंबा हो और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका रेजिस्टेंस उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। और रेजिस्टिविटी का यूनिट हमारा होता है ओम मीटर। ये हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये आपके लिए एक टास्क है, आप घर पर इसको फाइंड कर सकते हैं विद बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेजिस्टिविटी के बारे में जाना, रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल से जाना इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज करो हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं। पहला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R2 है और तीसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R3 है। और ये हमने कुछ इस तरह जोड़ दिए हैं कि एक टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के टर्मिनल से एक सीक्वेंस में कनेक्ट कर दिए हैं। और इन तीनों ही रजिस्टर्स को हमने एक बैटरी जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, हमने उससे इसको कनेक्ट कर दिया है। राइट, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सेम रजिस्टर्स हैं हमारे पास, उनको हम थोड़ा अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है और ये R3 रजिस्टर है। इनको हमने ऐसे कनेक्ट किया कि एक एक टर्मिनल सबका कनेक्ट कर दिया आपस में
फिर सबके बाकी बचे हुए टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर दिए और इन तीनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका की पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट, राइट। तो पहले इन तीनों को समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है इनमें और कैसे हम किसी सर्किट में पहचान सकते हैं कि कोई जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे फ्लो करेगा, राइट। तो साइन बना लेते हैं, ये करंट का साइन है। अब ध्यान से देखना भाई, जितना करंट यहां से एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं वही कंडक्टर से बाहर आते हैं। तो जितने करंट यहां से एंटर हुआ उतना ही बाहर निकला। यहां पर जो करंट एंटर हुआ है वो यहां से बाहर निकला और वही करंट, सेम करंट यहां पर एंटर हो गया, फिर वही सेम करंट यहां से बाहर आया और यहां पर एंटर हो गया और इस तरह से वापस बैटरी में आ गया। तो अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक रेजिस्टर से पास होने वाला सारा करंट और सेम वही करंट दूसरे रेजिस्टर से भी पास होता है और या फिर वही सेम करंट आगे आने वाले किसी और रेजिस्टर से भी पास होता है, उस केस में वो सारे रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या उस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं, राइट। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर फाइंड करना चाहूं तो वो आएगा I इंटू R1, ओम्स लॉ की हेल्प से। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है I इंटू R, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर आएगा I इंटू R1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर कितना आएगा I इंटू R2। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर आएगा I इंटू R3। तीनों ही पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स। लेट अस से मैंने इसको बोल दिया V1, इसको बोल दिया V2 और इसको बोल दिया V3। अब यहां पर ध्यान से देखना भाई, करंट जा रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, समझ आ गया। यहां पर हाई पोटेंशियल है और ये करंट यहां से कुछ एनर्जी करंट की डिसिपेट हुई होगी सर्किट में, तो करंट की पोटेंशियल लो हो गई होगी, नीचे आया होगा कुछ पोटेंशियल, फिर यहां पर फिर कुछ और पोटेंशियल नीचे आया, यहां पर और पोटेंशियल नीचे आया। तो ध्यान से समझना भाई इसको, देखो सपोज करो ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है और ये बैटरी का लो पोटेंशियल है, ठीक है। अब पहले रजिस्टर में करंट आया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V1, कुछ काम हो गया। दूसरे रजिस्टर में करंट गया, पोटेंशियल ड्रॉप अगेन से V2 हो गया, फिर पोटेंशियल ड्रॉप V3 हो गया और टोटल कहां पर आ गया इलेक्ट्रिक करंट? अपने नेगेटिव टर्मिनल पर, यानी कि अपने लोवेस्ट पोटेंशियल पर। तो जो टोटल पोटेंशियल V था दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर जो टोटल पोटेंशियल है V, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होना चाहिए। तो ये सीरीज कनेक्शन है। इस सीरीज कनेक्शन में करंट तीनों रजिस्टर में सेम है और जो करंट एक रजिस्टर में निकलता है दूसरे में एंटर कर जाता है और जो दूसरे से निकलता है वो तीसरे में एंटर कर जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार करंट इक्वल हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो करंट यहां से पास हो रहा है वो दूसरे रजिस्टर से पास ना हो, तो वो सीरीज कनेक्शन नहीं है, भले इन दोनों में करंट इक्वल हो। सीरीज कनेक्शन वही होता है जब एक से निकलने वाला करंट दूसरे में एंटर हो, दूसरे से निकलने वाला करंट तीसरे में एंटर हो। और सीरीज कनेक्शन में करंट तो इक्वल हो ही जाएगा तीनों रजिस्टर्स में, लेकिन उन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन तीनों के इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होता है। ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब पैरेलल कनेक्शन में देख लेते हैं।
पैरेलल कनेक्शन में ध्यान से समझना भाई, ये बैटरी है हमारी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। सर्किट में ऐसे चले, अभी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है, तो कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई, कोई पोटेंशियल लो नहीं हुआ। यहां पर गए, लेटस से इसमें करंट आया I1, इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I3। भाई तीनों रजिस्टर अलग अलग हैं, तो तीनों में अलग अलग करंट फ्लो करेगा, और लेटस से टोटल करंट हमारा कितना है I। तो ये जो I करंट यहां से जा रहा था, ये तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले में I1 चला गया, दूसरे में I2 चला गया, तीसरे में I3। तो ये जो हमारा करंट I है, ये तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां पर I1 करंट चला गया, दूसरे रजिस्टर में I2 चला गया, तीसरे में I3 चला गया, और यहां से I1, यहां से I2 और यहां से I3 तीनों आपस में मिलकर फिर से कितना करंट बना लेंगे I। क्योंकि करंट जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि कहीं पर भी चार्ज कंडक्टर में एक्यूमुलेट होता नहीं है। तो यहां से मुझे पता चला कि जो टोटल करंट I है वो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। अब देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल थ्री रजिस्टर्स, राइट। यहां से चलते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो कोई एनर्जी डिसिपेट हुई नहीं, मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ नहीं। यहां पर चले, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना हुआ भाई I1 R1, इतना ही तो हुआ। और यहां से आए, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां पर आ गए और यहां वापस बैटरी में आ गए। तो जब हमने ये पाथ फॉलो किया, तो इस पाथ को फॉलो करते हुए हमें पता चला कि इस पूरे पाथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है I1 R1। तो इसको अपने इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हाई पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है, ये लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ I1 R1 और कहाँ पर आ गए, बैटरी की लो पोटेंशियल पर। तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर होना चाहिए, I1 R1 के बराबर। तो जो I1 R1 है वो V के बराबर हो गया। सिमिलरली जब दूसरे रजिस्टर से पास होंगे तो यही टोटल पोटेंशियल ड्रॉप I2 R2 V के बराबर आएगा, और यहां पर भी जो I3 और R3 है वो भी V के बराबर आएगा। तो हमें ये पता चला कि भाई तीनों रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स सेम होता है, क्योंकि तीनों ही रजिस्टर एक ही पोटेंशियल सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं। जब उनके दोनों टर्मिनल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहें तब वो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम रहता है, करंट अलग अलग होता है, और सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट्स टोटल करंट इन द सर्किट के बराबर आता है। ये हमने दोनों जो है कनेक्शन एक्सप्लेन किए हैं। अब इन दोनों जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक। यहां पर ध्यान से देखो भाई, V1 की वैल्यू कितनी है I R1, V2 की वैल्यू कितनी है I R2, V3 की वैल्यू कितनी है I R3। इनको ऐड कर लिया। अगर मैं इन तीनों रजिस्टर को कंबाइंड बना के एक सिंगल रजिस्टर मान लूं, और उस सिंगल रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो मैं मान लूं कि वो R है, कैपिटल R, और ये सेम बैटरी इससे कनेक्टेड है और सेम करंट यहाँ I फ्लो हो रहा है, उस केस में I इंटू R मस्ट बी इक्वल्स टू V, ओम्स लॉ से।
तो यहाँ से क्या आ गया, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, जहाँ पे जो R है वो इन तीनों रेजिस्टर्स का कंबाइंड रेजिस्टेंस है। तो I कॉमन लेके कैंसल्ड आउट कर लूँगा मैं, और क्या मेरे पास रिजल्ट आया, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज वेरी फेमस रिजल्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंबाइंड इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में अगर कोई रेजिस्टर्स कंबाइंड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन तीनों को डायरेक्टली ऐड करके आता है, या जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उन सब के रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड करके सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है, राइट। अब यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यहां से I1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। I1 की वैल्यू कितनी आती है, V अपॉन R1। इसी तरह I2 की वैल्यू कितनी आती है, V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू कितनी आती है, V अपॉन R3। यहां पर इसी तरह अगर मैं इन तीनों रजिस्टर्स को कंबाइंड करके एक सिंगल रजिस्टर मान लूं कि कैपिटल R हो गया है, और उसको सेम बैटरी से कनेक्ट कर दूं V से, और करंट I हो, तब ओम्स लॉ से यहां पर भी उसी तरह V इक्वल्स टू IR होगा, और यहां से I की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो V अपॉन R आएगी। इन सभी वैल्यूज को यहां मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो V अपॉन R जो कि I की वैल्यू आ गई है मस्ट बी इक्वल्स टू V अपॉन R1 जो कि I1 की वैल्यू है, और प्लस V अपॉन R2 जो कि I2 की वैल्यू है, प्लस V अपॉन R3 जो कि I3 की वैल्यू है। V को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो एक्सप्रेशन है ये फेमस रिजल्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, जब तीनों रजिस्टर या तीन से ज़्यादा या कितने भी रजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइंड हो। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल बाकी जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उन सब के रेसिप्रोकल को ऐड करने के बाद आता है। तो रेसिप्रोकल में ऐड करूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, डायरेक्टली ऐड करूंगा तो डायरेक्टली रेजिस्टेंस मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा सीरीज कनेक्शन में, ठीक। तो ये हमने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर्स को कंबाइंड करने के जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ लिए हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो हमारा अफेक्ट करता है तीन चीज़ों पर। जैसे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से भी आपको पता है, रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A, जहाँ पर रो है रेजिस्टिविटी, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो यहाँ पर अब इन तीनों चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो हमारा लेंथ अगर बढ़ेगी तो देखेंगे रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी
तो कंडक्टर भी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप बोलोगे कि रेजिस्टिविटी तो किसी मटेरियल की कांस्टेंट रहती है, फिर ये रेजिस्टिविटी पे क्या कैसे डिपेंड करता है? तो एक्चुअली रेजिस्टिविटी ये किसी सिंगल मैटर की बात नहीं हो रही है, डिफरेंट मटेरियल्स की बात हो रही है। अगर हम सेम लेंथ और सेम एरिया का डिफरेंट मटेरियल का कंडक्टर लें तो जैसे जैसे डिफरेंट कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और डिफरेंट मटेरियल्स का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। एक्चुअली ये रेजिस्टिविटी ही हमें बताती है कि कौन से मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल है और कौन से मटेरियल नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है या इंसुलेटर्स हैं। ऐसे जो और इस रेजिस्टिविटी की हेल्प से हम मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है कंडक्टर्स की, दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर्स की, और तीसरी कैटेगरी है, इन दोनों के बीच में कुछ आती है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है उनको हम 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, ये हमारी हायर क्लासेस में हम इनको पढ़ेंगे, तो अभी इनको छोड़ देते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी SI यूनिट में 10⁻⁻8 कैटेगरी की होती है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी SI यूनिट्स में 10⁸ की कैटेगरी की होती है। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम कोई कंडक्टर लें और उसी साइज का और शेप का कोई इंसुलेटर लें तो रेजिस्टेंस में बहुत भारी अंतर आ जाता है, लगभग 10⁻16 का अंतर आ जाता है, which is a very very large difference। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो उसी शेप टू साइज के इंसुलेटर का रेजिस्टेंस उससे 10⁻16 टाइम्स ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से करंट उसमें जो फ्लो करेगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, और हम अपने जो लेमन लैंग्वेज है उसमें कह देते हैं कि नो करंट फ्लो थ्रू द इंसुलेटर। एक्चुअली माइन्यूट सा नेग्लिजिबल सा करंट फ्लो करता ही करता है। देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर इन आवर नेचर, राइट। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 की कैटेगरी के आसपास होती है, या 10⁻⁻2 या -3 के आसपास होती है, मतलब समवेयर इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, राइट। तो इन 3 चीजों पर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। फर्दर मोर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ाने पर हालांकि ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा इफेक्ट होता है, पर होता ज़रूर है। वो इफेक्ट हम 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, वो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, फॉर्मूला आता है उसका एक, तो उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, उसको समझ लेते हैं। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है तो जो आयंस मेटल के अंदर होते हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो आयन वाइब्रेट हो रहे हैं और कोई इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टेंस लीनियरली बढ़ता है हल्का सा, ठीक है। ये सारे इफेक्ट हमारे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। यहां पर आपको याद होगा ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा था, हमने उसे पढ़ा था कि ओम्स लॉ की जो कंडीशन है एक, वो ये है कि फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं रेजिस्टर के वो कांस्टेंट रहने चाहिए। फिजिकल पैरामीटर्स में क्या आता है? लेंथ, एरिया, शेप, साइज, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि अगर ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा और ओम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं रहेगा। तो ओम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए
ये खास पॉइंट हमने बताया था कि प्रोवाइडेड दैट ऑल फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ रेजिस्टर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। समझ आ गया? ठीक है, तो ये तो वो पैरामीटर हैं जो कि जिन पर की रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 10th क्लास के एग्जामिनेशन में खासकर, और जो कोई 10th क्लास का बच्चा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन या तो उसके एग्जाम में आएगा या उसके टेस्ट में आएगा या उसके फाइनल एग्जाम में आएगा। पूरे साल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उसको जरूर हिट करता है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट, क्वेश्चन है हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी की लेंथ है L, उसको हमने खींच करके लंबा कर दिया, लेंथ बना दी 2L या 3L या 4L, वॉट एवर वुड बी द लेंथ। जो भी लेंथ होगी वो यहां ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह होगा जिस तरह हम इसको कर रहे हैं। अगर इनिशियली कंडक्टर का रेजिस्टेंस R था तो खींचकर लंबा करने पर उसका रेजिस्टेंस R2 कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन है और जो भी स्टूडेंट हैं 10th क्लास के उनको ये क्वेश्चन डेफिनेटली हिट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर ट्राई करना चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी। लेट अस से रेजिस्टिविटी इज रो, लेंथ L है तो यहां पर मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A। अब ये जो हमारे पास वॉल्यूम है इस वायर की या इस कंडक्टर की, वॉल्यूम होगी हमारे पास L इंटू A। जैसे हमने इसको लंबा कर दिया तो लेंथ होगा इसकी 2L और लेटस से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आ गया A2। तो सेकंड टाइम में जो इसकी लेंथ वॉल्यूम हो गई वो गई लेंथ इंटू एरिया। एरिया कितना है? A2। क्योंकि खींचकर लंबा करने पर वायर की या कंडक्टर की वॉल्यूम तो चेंज होगी नहीं, वॉल्यूम तो यही रहेगी। यहां से A2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। L से L कैंसल्ड आउट हो गया और जो A2 की वैल्यू आती है वो आती है A डिवाइडेड बाई 2। अब जो नया रेजिस्टेंस है R2 वो हमारे पास आएगा रो 2L जो कि लेंथ है कंडक्टर की डिवाइडेड बाई A2 जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का। रेजिस्टिविटी हमारी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। और यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2L डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू आएगी A बाई 2, 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास यस रो 2 इंटू 2L डिवाइड बाई A इक्वल्स टू 4 रो L अपॉन A। और जो L अपॉन A है, रो L अपॉन A हमारा क्या है? R, इनिशियल रेजिस्टेंस। यहां पर अगर R है, R की वैल्यू हमारे पास क्या है? R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो ये रो L अपॉन A को हम R से रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा 4R। तो नया जो रेजिस्टेंस होगा इस एलोंगेटेड कंडक्टर का वो होगा 4R। समझ आए? इस तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जामिनेशन में सोल्व करने होंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सो दैट आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो आपकी कंटिन्यूटी है किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने में वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।